हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका आज के हमारे इस सेशन में। इकोनॉमिक्स को लेके बहुत ही बड़ा एक भ्रम फैला हुआ है कि इकोनॉमिक्स थोड़ा डिफिकल्ट है पढ़ने में। चलिए आज से हम इस डिफिकल्टी को ख़त्म करते हैं और इकोनॉमिक्स को पढ़ना शुरू करते हैं। इकोनॉमिक्स को पढ़ने के लिए हम रेंडमली कहीं से शुरुआत ना करते हुए उसके लिए एक डिजाइन टॉपिक के द्वारा शुरुआत करेंगे और एक एक टॉपिक की कनेक्टिविटी बैठाते हुए हम इकोनॉमिक्स को पढ़ेंगे। इकोनॉमिक्स पढ़ने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि हम इकोनॉमिक्स के साथ साथ उसके कुछ कीवर्ड्स हैं यानी की पॉइंट्स हैं उसको जान लें। कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका हमें प्रयोग बार बार करना पड़ता है इकोनॉमिक्स में, ताकि और सब कंसेप्ट ठीक से समझ में आए। इसलिए हमें पहले उन सारे शब्दों को जानना जरूरी है जो इकोनॉमिक्स में आते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम ये शुरू करते हैं कि ये जान लेते हैं कि इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स है क्या, या फिर इकोनॉमी क्या है। इकोनॉमी हिंदी में उसको क्या बोलते हैं? अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था क्या है ये जानने से पहले इसके बारे में दो चार बातें डिटेल कर लेते हैं कि अर्थव्यवस्था का जनक, इसका जनक एडम स्मिथ को कहा जाता है। एडम स्मिथ। एडम स्मिथ को इसके जनक, अर्थव्यवस्था का जनक कहा जाता है। इन्होंने 1776 ईस्वी में एक पुस्तक लिखी थी, द वेल्थ ऑफ नेशंस। और द वेल्थ ऑफ नेशंस के तहत इन्होंने इकोनॉमी को धन का विज्ञान कहा था। इकोनॉमी को क्या कहा था? धन का विज्ञान। जिसके अंदर उन्होंने ये बोला था कि पूंजी सृजन कैसे होगा, यानी कि पूंजी सृजन पे बल दिया था। अब देखिए इसको एक बार देखते हैं कैसे। एडम स्मिथ एक कौन सी पुस्तक लिखी थी? द वेल्थ ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशंस। और द वेल्थ ऑफ नेशंस इस पुस्तक में उन्होंने इकोनॉमिक्स को कहा था धन का विज्ञान। धन का विज्ञान। और इसमें कैपिटल क्रिएशन पे बल दिया था। इस पुस्तक में किस चीज़ पे बल रहा था? कैपिटल क्रिएशन, पूंजी सृजन पे। पूंजी सृजन यानी कि एडम स्मिथ ने जो अपनी पुस्तक लिखी थी द वेल्थ ऑफ नेशंस, इसमें उन्होंने इकोनॉमिक्स को धन का विज्ञान कहा और उस पुस्तक के अंदर उन्होंने किस पे बल दिया था? कैपिटल क्रिएशन यानी कि पूंजी सृजन पे बल दिया था। अब ये छोटा सा इन्फॉर्मेशन है। बुक लिखा गया था आपको 1776 ईस्वी में, याद रहे। कौन सा बुक? द वेल्थ ऑफ नेशंस। अब देखिए हमें जानना है कि इकोनॉमिक क्या है, इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स क्या है। दो वर्ड होते हैं, इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स। हम जहाँ रहते हैं या फिर कोई भी इंसान कहीं भी रहे, उसे अपने आर्थिक क्रियाकलाप पूरा करने के लिए कुछ ना कुछ संसाधनों की जरूरत पड़ती है। मान लीजिए कि अगर पूरा संसाधन यानी कि जितना भी संसाधन उपलब्ध है इस दुनिया में, सभी संसाधन किसी एक आदमी को ही दे दिया जाए तो क्या है, दुनिया चल पाएगी? नहीं चल पाएगी। अगर ऐसा कहा जाए कि चलो किसी के पास बहुत पैसा है, इसके बाद भी अगर वो चाहे कि पूरी संसाधन खरीद के हम अकेले यूज करें, तो भी दुनिया कोलैप्स हो जाएगी, नहीं नहीं चल पाएगी। तो ये बात कहने का मतलब ये है कि अर्थव्यवस्था एक ऐसा विषय है, एक ऐसा विज्ञान है जहाँ जो भी संसाधन उपलब्ध हैं हमारे देश में आसपास, जो भी संसाधन उपलब्ध हैं, इस संसाधन का बंटवारा इस हिसाब से किया जाए कि सबकी आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके। यानी कि जो भी संसाधन है उसका बंटवारा ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई किसी के पास वो फेंका पड़ा रहे या फिर कोई उसे बर्बाद करता रहे और कोई भूखा मरता रहे। इस तरह से ना करते हुए इसकी बंटवारा ऐसा किया जाए कि सबकी आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके। अर्थव्यवस्था बेसिकली यही है कि इसकी डिफिनेशन लिखा जाए तो ऐसा बोल सकते हैं कि मान लीजिए ये हमारा
भौगोलिक क्षेत्र है, ठीक है, ये हमारा भौगोलिक क्षेत्र है, इसमें उपलब्ध संसाधन है, क्या होगा इस सबसे मान लीजिए उपलब्ध, उपलब्ध संसाधन, इसका क्या करेंगे, समुचित उपयोग, समुचित उपयोग, समुचित उपयोग करके लोगों तक वितरण, यानी किसी भौगोलिक क्षेत्र में उपलब्ध संसाधनों का समुचित उपयोग कर करके लोगों तक पहुंचाना ही क्या है, अर्थव्यवस्था है। फिर से समझिए अर्थव्यवस्था क्या है, किसी भौगोलिक क्षेत्र में उपलब्ध संसाधनों का, किसी भौगोलिक क्षेत्र में उपलब्ध संसाधनों का समुचित उपयोग करके उन्हें लोगों तक पहुंचाना ही क्या है, अर्थव्यवस्था। उसके बाद एक आता है वर्ड इकोनॉमिक्स, यानी कि अर्थशास्त्र, यानी कि अर्थव्यवस्था के साथ साथ ही एक और वर्ड आता है जिसका बोलते हैं इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स यानी कि क्या, अर्थशास्त्र। अगर हम अर्थशास्त्र की बात करें कि अर्थशास्त्र क्या है, एक बात ध्यान में रहे कि अर्थशास्त्र एक पुस्तक का नाम भी है जो कौटिल्य के द्वारा लिखा गया था, कौटिल्य के द्वारा लिखा गया था, और इस पुस्तक का संबंध अर्थव्यवस्था से बिल्कुल नहीं है, ये एक पॉलिटिकल पुस्तक है, क्या, पॉलिटिकल पुस्तक है, तो इसकी चर्चा यहाँ नहीं करनी है, बस ऐसे ही बेसिक जानकारी के लिए जान लीजिए। अब देखिए, हम अर्थव्यवस्था के बारे में जहाँ अध्ययन करते हैं उसका अध्ययन क्या कहलाता है, अर्थशास्त्र, यानी कि किसी भौगोलिक क्षेत्र में उपलब्ध संसाधनों का समुचित उपयोग करके लोगों तक वितरण करना, लोगों तक वितरण करना, ये हुआ हमारा अर्थव्यवस्था। और इसके बारे में जहाँ अध्ययन कर रहे हैं वो क्या है, ये अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स है। अगर हम यह बोले कि उपलब्ध संसाधन, तो इसका मतलब आप क्या समझेंगे, ये समझ सकते हैं भूमि, जल, भूमि जल, और भी जो भी आता है, जैसे एक सेकंड, भूमि जल, मानव, etc, ये जो भी है, मानव भी एक संसाधन है, तो जो भी संसाधन है उसका क्या करना है, समुचित उपयोग करना है और लोगों तक वितरण करना है। और इसके बारे में हम जहाँ पढ़ेंगे वहाँ उसको क्या बोलेंगे, इकोनॉमिक्स बोलेंगे, यानी कि अर्थशास्त्र बोलेंगे। अब दो डिफरेंस समझिए इसमें, अर्थव्यवस्था और अर्थशास्त्र में, यानी कि अर्थशास्त्र एक विषय है जिसके अंदर हम क्या पढ़ते हैं, अर्थव्यवस्था को पढ़ते हैं। फिर से समझिए, अर्थशास्त्र एक विषय है जिसमें हम क्या पढ़ते हैं, अर्थव्यवस्था को पढ़ते हैं। और अर्थव्यवस्था क्या है, यानी कि इकोनॉमी क्या है, ये किसी भौगोलिक क्षेत्र में उपलब्ध संसाधनों का समुचित उपयोग करके लोगों तक बांटना, यानी लोगों तक पहुंचना या फिर पहुंच सुनिश्चित करना, ये होता है हमारा अर्थव्यवस्था। तो डिफिनेशन मुझे लगता है कि आपको इससे क्लियर हो गई होगी और अर्थशास्त्र भी समझ में आ गया होगा। अब देखिए, इकोनॉमिक्स पढ़ने के लिए हम डायरेक्ट कोई रैंडम टॉपिक ना उठा के इसमें जो कुछ कीवर्ड्स हैं उसको जान लें, ताकि ये हमारे इकोनॉमिक्स में, हमारे ये पढ़ते टाइम काफ़ी कई बार इसकी आवश्यकता पड़ेगी जहां हम कंफ्यूज नहीं होंगे। जैसे हमें जानना क्या क्या है, सबसे पहले जान लीजिए कि एक्सपोर्ट क्या होती है। अगर आप लोगों ने कभी नाम सुना होगा तो अच्छी बात है, नहीं सुना हो तो अभी सुन लीजिए। इम्पोर्ट क्या होती है, इसको बोलते हैं निर्यात, आयात। फिर कुछ ये जानना है कि सतत विकास क्या होता है, यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होती है, सस डेवलपमेंट। यानी कि सतत विकास।
फिर और क्या जानना है हमें? हमें ये जान लेना है कि यहाँ जान लेते हैं इकोनॉमिक्स की पार्ट। पहले इकोनॉमी की पार्ट ही जान लेते हैं। पार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स लिखते हैं। पार्ट्स ऑफ इकोनॉमी, जिसमें दो पार्ट में बांट के पढ़ेंगे। क्या क्या? माइक्रो और मैक्रो। ठीक है, यानी कि इसको लिख दिया समष्टि का व्यष्टि। फिर आ जाइए यहाँ, एजेंट ऑफ इकोनॉमी। एजेंट ऑफ इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था के एजेंट। फिर जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन के कारक। कितने टॉपिक हुए? ठीक है, कुछ बेसिक शब्दावली जानना है, जैसे कि ये हो गया आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट। इसके बाद और आ जाइए, कुछ देख लेते हैं, जैसे कि ओपन इकोनॉमी, खुली अर्थव्यवस्था, फिर एक क्लोज्ड इकोनॉमी, बंद अर्थव्यवस्था, पार्ट्स ऑफ इकोनॉमी, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। फिर यहाँ लीजिए, हाँ हो गया, इतना ही। ठीक। अब देखिए, ये कुछ टॉपिक्स हैं जिनको हमें पहले जान लेना है। अच्छा, एक आध और टॉपिक अगर आएंगे बीच में तो हम उसे देख लेंगे, ताकि आगे हमें पढ़ते पढ़ते टाइम कोई कन्फ्यूजन ना हो कि हमें क्या पढ़ना है, या फिर ये सारे वर्ड्स अगर बीच बीच में आते रहें तो हमें दिक्कत ना हो। जैसे इसके तहत हम ये भी जानेंगे, थोड़ा बहुत डिमांड सप्लाई को भी जान लेंगे, एक बेसिक जानकारी। डिमांड एंड सप्लाई, डिमांड सप्लाई, ये एक बड़ा चैप्टर, इसको चैप्टर के रूप में भी बाद में पढ़ेंगे, लेकिन इसको बारे में थोड़ा सा जान लेंगे ताकि आसान हो जाए थोड़ा सा। मांग और आपूर्ति। ठीक है, फिर इसके बाद डिमांड सप्लाई के बाद सेक्टर ऑफ इकोनॉमी भी जानेंगे। सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र या क्षेत्रक, जो लिखना हो। फिर थोड़ा सा जानकारी हम टैक्स के बारे में ले लेंगे। टैक्स यानी कि कर, जिसमें हम दो तरह से पढ़ेंगे, एक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। फिर एक जगह और यहाँ लिख लीजिए, एक और टॉपिक जो हमें पढ़ना है वो है
टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, इकोनॉमी अर्थव्यवस्था के प्रकार, के प्रकार। ठीक है, ये कुछ बेसिक शब्दावलियां हैं और कुछ बेसिक टर्म्स हैं जिसको हम इकोनॉमिक्स पढ़ने से पहले पढ़ते हैं। यानी मुख्य विषय को शुरू करने से पहले इन सबों के बारे में जानना जरूरी है। अगर इसके बारे में थोड़ा सा एक हमें ओवरऑल नॉलेज हो जाएगा तो इकोनॉमिक्स हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाएगी। तो सबसे पहले शुरू करते हैं पार्ट ऑफ इकोनॉमी से, यानी कि माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमी। आइए, पार्ट ऑफ इकोनॉमी, दो पार्ट में, एक माइक्रो, माइक्रो इकोनॉमी, समष्टि अर्थशास्त्र, फिर दूसरा मैक्रो, व्यष्टि अर्थशास्त्र। ये समझिए माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है। देखिए, मैक्रो इकोनॉमिक्स यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स से पहले बात करें, समष्टि अर्थशास्त्र, तो इसका जब भी बात हो तो आपको एक ही बात ध्यान में रखना है हमेशा, हमेशा हमेशा माइक्रो में सिर्फ एक बात ध्यान में रखना है कि जब भी माइक्रो इकोनॉमी की बात होगी तो उसमें सिर्फ एक की बात की जाएगी, यानी एक नियोक्ता की बात की जाएगी, एक एजेंट की बात की जाएगी, एक फर्म की बात की जाएगी, या फिर एक कंपनी की बात की जाएगी, या फिर एक इंसान की बात की जाएगी। क्या माइक्रो इकोनॉमी में किसकी बात की जाएगी? जब भी माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात की जाएगी तो किसी एक कंपनी के बारे में, किसी एक फर्म के बारे में, किसी एक नियोक्ता के बारे में, या किसी एक अभिभावक, या फिर किसी एक उद्यमी के बारे में बात की जाएगी। किसमें? समष्टि अर्थशास्त्र में। अभी दोनों में जब हम अंतर देखेंगे तो अंतर देखेंगे तो एक और क्लियर होगा। ठीक है, यानी कि समष्टि अर्थव्यवस्था में हमेशा एक नियोक्ता की बात की जाती है, एक नियोक्ता या फिर एक फर्म, फर्म या फिर एक कंपनी, कंपनी। जैसे जब भी हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में कुछ पढ़ते हैं तो हमेशा एक नियोक्ता या फिर एक कंपनी के बारे में पढ़ते हैं। अभी देखिए कि व्यष्टि अर्थशास्त्र यानी कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या होता है, माइक्रो का मतलब छोटा होता है, मैक्रो का मतलब बड़ा होता है, इतना तो हम जानते ही हैं। नहीं, माइक्रो मतलब छोटा और मैक्रो मतलब बड़ा। अगर माइक्रो में हम एक नियोक्ता, एक फॉर्म या फिर एक कंपनी के बारे में पढ़ रहे हैं, इसका मतलब मैक्रो में हम दो चार कंपनियों के बारे में तो नहीं पढ़ेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ कुछ ऐसा टर्म्स आएगा जो किसी एक नियोक्ता को सूचित न करके पूरे देश की अर्थव्यवस्था को सूचित करेगा। क्या? पूरे देश की अर्थव्यवस्था को सूचित करेगा। कैसे? जब भी हम गरीबी की बात करेंगे, क्या? गरीबी। जब भी हम गरीबी की बात करेंगे तो हमेशा वो हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे, क्योंकि गरीबी का बात करने से सिर्फ एक व्यक्ति की गरीबी की बात नहीं होगी। अगर किसी एक व्यक्ति को गरीबी की बात करनी है तो उसको हम गरीब बोलेंगे, ना कि गरीबी बोलेंगे। ठीक है, तो गरीबी की बात करेंगे तो किस में आएगा? ये माइक्रो इकोनॉमिक्स में। फिर मान लीजिए हमको बात करना है बेरोजगारी की, बेरोजगारी की बात करनी है, पूरी राष्ट्रीय आय की बात करनी है, जीडीपी की बात करनी है, जीएनपी की बात करनी है, ये सारी बात करनी है जिससे पूरे देश की जीडीपी पता चलेगी, पूरे देश की जीएनपी पता चलेगी। बेरोजगारी से कहने का मतलब पूरे देश की बेरोजगारी की बात करेंगे हम। ये सारी चीज़ें किस में आएगी? मैक्रो इकोनॉमिक में। अच्छा, इसके लिए आप परेशान नहीं होना कि पूरी हमें डिफिनेशन लिखना है, रटना है, ऐसा नहीं है। इसको सिर्फ समझिए। हमेशा एक बात ध्यान रखिए, माइक्रो में एक नियोक्ता, एक फर्म या फिर एक कंपनी की बात होगी, और व्यष्टि यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स में बेरोजगारी की, जीडीपी की, राष्ट्रीय आय की, इसके अलावा आपको गरीबी की, ये सारी बात होती है। तो क्या होगी इसमें? इसमें क्या बात करेंगे? या तो बात करेंगे हम गरीबी की, या बेरोजगारी की, फिर बात करें पूरी राष्ट्रीय आय की,
या फिर बात करें हम जीडीपी की, ये सारी बात, यानी कि ऐसा चीज जिससे किसी एक नियोक्ता, एक कंपनी या फिर एक फर्म का को सूचित न करके पूरे देश की इकोनॉमी को, देश की अर्थव्यवस्था को, पूरे देश के लोगों के सूचित किया जाए और लोगों की आर्थिक स्थिति को सूचित किया जाए, उससे किस में पढ़ेंगे, मैक्रो इकोनॉमिक्स में। तो पार्ट ऑफ इकोनॉमी में समझ में आ गया, इकोनॉमी कै तरह से, इकोनॉमी दो पार्ट, माइक्रो और मैक्रो, और हमें अभी पढ़ना मुख्य रूप से क्या है, मैक्रो इकोनॉमी, हमें व्यष्टि अर्थशास्त्र पढ़ना है, ठीक है। कौन सा इकोनॉमी पढ़ना है, माइक्रो इकोनॉमी। अब देखिए, अब हम लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक, क्या था नेक्स्ट, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट। चलिए आते हैं, दो वर्ड लिखते हैं, एक्सपोर्ट और इधर लिखते हैं एक इंपोर्ट। इंपोर्ट का मतलब आयात, एक्सपोर्ट का मतलब निर्यात। आयात निर्यात तो हम लोग पहले से भी सुनते आ रहे हैं, फिर भी हम इसे देखते हैं, इसको ये क्या होता है। देखिए, हमारा जो पूरा देश है एक दूसरे से बंधा हुआ है, या तो किसी व्यापार करने की वजह से, या फिर किसी धार्मिक, या फिर किसी बहुत पुराने ऐतिहासिक स्थलों की वजह से, और नहीं तो बहुत पुराने राजनीतिक संबंधों की वजह से एक दूसरे से कनेक्टेड है। सारा देश, जितना भी दुनिया में देश है, लगभग देश कनेक्टेड होते हैं। जिससे हम कनेक्ट होते हैं, जिस भी देश से हम कनेक्ट होते हैं उसके साथ हम व्यापार करते हैं। व्यापार करने से मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि हम अपने सामान वहाँ भेजेंगे या फिर वहाँ से खरीदेंगे। सिर्फ वस्तु का व्यापार नहीं होता, व्यापार सेवा का भी होता है। और वस्तु और सेवा, इसको एक्सपोर्ट और इंपोर्ट समझने से पहले हम समझेंगे वस्तु और एक और क्या, सेवा। ये क्या होता है इसका, वस्तु का इंग्लिश होता है गुड्स सर्विस, गुड्स एंड सर्विसेज, वस्तु और सेवाएं। तो हम करते क्या है, या तो सेवा का आयात निर्यात करते हैं या फिर वस्तु का आयात निर्यात करते हैं। मान लीजिए हमें किसी देश से गेहूं आयात करना है, या फिर हमारे देश में गेहूं का उत्पादन कम होता है या फिर खपत ज़्यादा होता है। दो बात समझनी है, या तो हमें, अगर हमें आयात करने की जरूरत क्यों पड़ेगी, पहले आयात का मतलब समझिए, नॉर्मल बात, आयात का मतलब समझिए, आयात का मतलब समझिए किसी देश से हम कुछ खरीद रहे हैं, ठीक है। तो दो टर्म में समझना है, दो परिप्रेक्ष्य में समझना है आयात का मतलब। एक तो पहली बात कि हम अपना पैसा विदेश में दे रहे हैं, यानी पैसा कहाँ भेज रहे हैं, पैसा भेज रहे हैं विदेश में, यानी कि हम डॉलर डॉलर खर्च कर रहे हैं, यानी कि डॉलर में मेरे कमी आ रही है, आयात करने का मतलब। और दूसरा मतलब क्या है, दूसरा मतलब क्या है, हम अपना मांग की पूर्ति कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, अपने मांग को पूरा कर रहे हैं, यानी कि हमें गेहूं की आवश्यकता है या फिर किसी चीज़ की आवश्यकता है तो उसको हम पूरा कर रहे हैं। तो फिर समझिए आयात का मतलब, आयात का मतलब किसी दूसरे देश से अपने देश में किसी चीज़ को खरीदना, सेवा खरीदे या फिर वस्तु। लेकिन इसका दूसरा पक्ष क्या है, अगर हम कुछ भी खरीदते हैं, किसी देश से कुछ भी खरीदते हैं, मान लीजिए कि हमको पाकिस्तान से क्या खरीदेंगे, छोड़िए पाकिस्तान के एग्जाम्पल नहीं लेते हैं। अभी रसिया यूक्रेन का वॉर हो रहा था, जिसमें देख रहे हैं पेट्रोल बहुत ज़्यादा महंगा हो गया था, क्योंकि क्रूड ऑयल हम वहीं से खरीदते थे। लेकिन हाँ, इसके साथ साथ गेहूँ भी वहीं से आता था, तो इसके लिए गेहूँ की स्कार्सिटी भी हो गई थी। तो मान लीजिए हमको यूक्रेन से खरीदना है या फिर रसिया से खरीदना है गेहूँ, तो वहाँ होगा क्या, रसिया में बोलेगा कि आप हमें डॉलर में पेमेंट करो, क्योंकि व्यापार जो होता है, इंटरनेशनल व्यापार, ये सब डॉलर्स में होते हैं, डॉलर में होते हैं। तो हमें, हमारे पास मान लीजिए जो भी डॉलर का स्टॉक है, क्योंकि सारा देश अपने पास डॉलर का स्टॉक रखता है ताकि वो व्यापार कर सके। तो हमारे पास जो भी डॉलर का स्टॉक है, अगर हम कोई सामान खरीदेंगे तो मेरा डॉलर का स्टॉक खत्म होगा, डॉलर का स्टॉक तो खत्म होगा ना। तो मैं ही क्या लिखे हैं कि आज का मतलब ये समझिए कि डॉलर कम हो रहा है, यानी कि डॉलर का स्टॉक कम कम हो रहा है।
और दूसर में क्या समझना है कि हम वस्तु कहीं से मंगा रहे हैं, खरीद रहे हैं। अब ये बताइए, क्या ये आयात सिर्फ वस्तु के संदर्भ में होगा? अगर आप सामान मंगाने के को देखिएगा तो ये लगेगा कि हाँ, जब हम कुछ खरीदेंगे तो ही हम आयात करेंगे, लेकिन नहीं। आप एक बात सोचिए, समझिए। अगर हमारे देश से कोई जाता है चाइना घूमने, हमारे देश से कोई जाता है चाइना घूमने, तो वो अपना पैसा खर्च करेगा, करेगा ना। चाइना में अगर वहाँ पैसा खर्च करता है तो चाइना की इकोनॉमी को योगदान मिलेगा। और हमारे देश का पैसा खर्च हो रहा है कहाँ? चाइना में। तो वहाँ पैसा खर्च कैसे होगा? हो सकता है चाइना में कोई टूरिस्ट प्लेस हो जहाँ हम जाके वहाँ घूमना चाहते हो, और मान लीजिए कि वहाँ टूरिस्ट प्लेस पे घूमने गए तो वहाँ हमने टिकट लिया। तो टिकट लिया तो वहाँ एक तरह से हम उसके इकोनॉमी में योगदान तो दिए, लेकिन हम अपने देश के पैसे को खर्च कर दिए। तो जब हमारे देश से पैसा जाएगा, इसका मतलब हम आयात कर रहे हैं, आयात कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि हम वहाँ से उसकी सेवा को लिए। यानी कि टूरिस्ट प्लेस का जो भी वो टूरिस्ट एक तरह से सेवा ही हुआ, क्योंकि वहाँ लोग जाते हैं घूमने के लिए। तो इस तरह से हुआ क्या कि हमने सेवा ली, इसके बदले हमने डॉलर प्रदान किया उन्हें, या फिर पैसे दिए। तो हमारे पास से पैसे खत्म हुए। तो आयात का मतलब ये भी होता है कि एक तो हम सामान मंगाते हैं या फिर अपने पैसे देते हैं, यानी अपने पैसे खत्म करते हैं दूसरे देशों में। अच्छा, सेम बात हम समझते हैं। मान लीजिए पाकिस्तान से कुछ लोग आ रहे हैं इंडिया में, दिल्ली में आते हैं घूमने के लिए, वो लाल किला घूमना, उन्हें ताजमहल घूमना है, जो भी घूमना है, तो आके यहाँ अपने पैसे खर्च करेंगे। जो भी लोग पाकिस्तान से आएंगे वो यहाँ आके अपने पैसे खर्च करेंगे। और जब वो अपने पैसे खर्च करेंगे तो हमारे लिए क्या होगा? हमारे लिए होगा ये निर्यात, लेकिन उनके लिए क्या होगा? आयात। कैसे? समझिए। पैसे पाकिस्तान वाले लोग खर्च कर रहे हैं, लेकिन खर्च हम नहीं कर रहे हैं। हमें तो पैसे मिल रहे हैं, यानी कि डॉलर बढ़ रहा है। डॉलर बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि हम अपने सेवाएं बेच रहे हैं। यानी कि मान लीजिए कि अगर कोई ताजमहल देखने आ रहा है, इसका मतलब मान लीजिए ताजमहल एक सेवा है ना, क्योंकि हम सेवा प्रदान कर रहे हैं देश के अलग अलग लोगों के लिए कि वो आए यहाँ विजिट करें, यानी पर्यटन स्थल घूमें। तो पर्यटन स्थल जब भी घूमेगा कोई, तो टिकट लेगा या फिर आके यहाँ पैसे खर्च करेगा। तो हम वस्तु तो नहीं बेच रहे हैं, पाकिस्तान में कोई वस्तु तो नहीं बेच रहे हैं, लेकिन जो वो घूम रहा है फिर ताजमहल घूमने के लिए जो पैसे दे रहे हो, उस तरह से एक हम सेवा उसे बेच रहे हैं अपनी, और उस सेवा के बदले वो जो वो पैसे दे रहा है, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे कि हम अपनी सेवा उसे बेच रहे हैं, यानी कि हम क्या कर रहे हैं? निर्यात कर रहे हैं। तो ये बात समझ में आया? तो इस तरह से समझिए, जब भी कोई इंसान या फिर व्यक्ति किसी दूसरे देश में जाके खर्च करता है, दूसरे देश के में जाके खर्च करता है, तो उसके लिए वो आयात हुआ। लेकिन जिस देश में खर्च हो रहा है उसके लिए वो क्या हुआ? निर्यात हुआ। अब इसी तरह हम समझते हैं ये एक्सपोर्ट को। एक्सपोर्ट का मतलब निर्यात। मान लीजिए हम अपने देश से कोई वस्तु चाइना में निर्यात कर रहे हैं, ठीक है, चीन में बेच रहे हैं। तो हम चीन में बेच रहे हैं कोई वस्तु, तो हमें क्या होगा? वहाँ से हमें पैसे मिलेंगे, और पैसे किस में मिलेंगे? डॉलर में मिलेंगे ना। हम यहाँ से वस्तु बेचे। अच्छा, वस्तु बेच सकते हैं, सेवा भी? सेवा भी, ये बात समझ रहे हैं। सेवा कैसे बेचेंगे? वस्तु तो हम समझ रहे हैं कैसे बेचेंगे। हम अगर चाइना में कुछ बेचते हैं, जैसे कि चावल बेचते हैं, गेहूँ बेचते हैं, जो भी बेचना है, तो ये वस्तु समझ में आ रहा है। सेवा कैसे बेचेंगे? तो सेवा ऐसे बिकता है कि चाइना के लोग आएंगे इंडिया में घूमने, और जब घूमेंगे तो पैसे खर्च करेंगे। इस तरह से हम अपने सेवा उन्हें प्रदान कर रहे हैं, जिसके बदले हमें पैसे मिल रहे हैं, जिसके बदले हमें पैसे मिल रहे हैं। तो समझिए, तो अगर हम कोई वस्तु बेचते हैं चाइना को तो उसके बदले हमें डॉलर मिल रहा है, अगर सेवा बेचेंगे तो भी डॉलर मिल रहा है। यानी कि एक्सपोर्ट करने का मतलब हुआ कि हमारे पास डॉलर में इजाफा हो रहा है, और डॉलर में इजाफा हो रहा है। अब समझिए दोनों को एक बार फिर से, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। जब भी हम एक्सपोर्ट करेंगे तो क्या होगा? यानी निर्यात करेंगे तो डॉलर बढ़ेगा, और इंपोर्ट करेंगे तो डॉलर घटेगा। ठीक है। कोई देश का नागरिक किसी दूसरे देश में जाता है, अगर इंडिया का नागरिक दूसरे देश में जाकर अपने पैसे खर्च कर रहा है, तो इंडिया के लिए ये क्या हुआ? आयात। जबकि जिस देश में पैसे खर्च हो रहे हैं उस देश के लिए क्या हुआ? निर्यात। क्योंकि इंडिया से पैसे खत्म हो रहे हैं और उस देश के पास पैसे बढ़ रहे हैं। तो हम
जनरली जब छोटे कंसेप्ट को लेके पढ़ते हैं तो हम आयात निर्यात सिर्फ इतना पढ़ते हैं कि हम कोई वस्तु वहाँ से खरीद रहे हैं और कोई वस्तु हम यहाँ बेच रहे हैं। खरीद रहे हैं तो आयात करें, बेच रहे हैं तो निर्यात करें कहते हैं। लेकिन इसका दूसरा पक्ष ये समझना है जो हमें आगे काम देगा कि आयात और निर्यात का मतलब वस्तु खरीदने और बेचने से कम और डॉलर का बढ़ने और घटने से ज़्यादा है। क्योंकि डॉलर रहेगा तो ही हम बाद में फिर से आयात भी कर पाएंगे, नहीं रहेगा तो नहीं कर पाएंगे। इसके लिए कई बार हमारे देश में या फिर और दो चार देश मिलके कई सारे ग्रुप बनते रहते हैं जिसके तहत ये समझौता किया जाता है कि हम अपना व्यापार डॉलर में ना करके अपनी ही मुद्राओं में करें, अपने ही देश के मुद्राओं में करें। जैसे कि कुछ देश सभी आपस में मिलके बोलते हैं कि हम अमेरिका के डॉलर पे क्यों डिपेंडेंट रहेंगे, हम अपनी व्यापार रुपए में करेंगे। तो अगर ऐसा होता है तो भारत देश के लिए अच्छी बात होगी, लेकिन फिलहाल ये बात की बात है। तो ये हुआ एक्सपोर्ट और इंपोर्ट। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट सतत विकास। सतत विकास एक ऐसी अवधारणा है जिसके तहत ये कहा जाता है कि हम जो भी संसाधन उपलब्ध संसाधन है हमारे देश में, इसकी इसका उपयोग हम ऐसे करें कि हमारा भी आवश्यकता का पूरी पूर्ति हो जाए, यानी कि हम भी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके और हमारे आने वाले जनरेशन में भी इसकी कमी ना हो। यानी कि कोई भी संसाधन हमारे देश में उपलब्ध है उसको हमें इस तरह से उपयोग करना है कि हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति भी कर सके और आने वाली पीढ़ी के लिए वो सुरक्षित भी बचा रहे। एकदम क्लियर समझिए। ये कैसी अवधारणा है? ऐसी अवधारणा है जिसके तहत ये सुनिश्चित किया जाता है कि वर्तमान वर्तमान के आवश्यकताओं की पूर्ति, जिसके तहत ये सुनिश्चित किया जाता है कि किया जाता है कि संसाधनों का उपयोग ऐसे किया जाए ताकि वर्तमान की आवश्यकताओं की पूर्ति वर्तमान की आवश्यकताओं की आवश्यकताओं की पूर्ति भी हो सके पूर्ति हो सके और भविष्य भविष्य के पीढ़ी के लिए सुरक्षित भी रहे। सुरक्षित भी रहे। समझिए हमें क्या करना है, जो भी संसाधन है उसको इस तरह से उपयोग करना है कि हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति तो कर ले लेकिन उसे बर्बाद ना करें ताकि हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए वो सुरक्षित रहे। जैसे अभी कई बार आप खबर में देखते होंगे कि जल संकट होता जा रहा है, कि ऐसे कहा जाता है कि हमारे परदादा ने जल को देखा था तालाब में, फिर उनके दादाजी ने देखा ये कुएं में, फिर उनके दादाजी ने देखा ये कल में, फिर हमने देखा नल में, या फिर हम देख रहे हैं बोतल में। कहीं आगे ऐसा ना हो कि हमें टुकड़े टुकड़े में जल देखने को मिले। तो हम एक्चुअली जो वेस्ट करते हैं संसाधन को,
हम जो संसाधन को वेस्ट करते हैं उसको वेस्ट ना करें, और वेस्ट नहीं करते हुए हम उसको उतना ही उपयोग करें जितना हमारा हमें उसकी आवश्यकता है। और इसी को बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जिसमें हम संसाधनों को इस तरह कुशलतम उपयोग करते हैं जिसमें जिससे हमारी वर्तमान की जो आवश्यकताएं इसको पूरी की जा सके, इसके साथ साथ जो अगली पीढ़ी है उसके लिए सुरक्षित भी किया जा सके। तो ये हुआ हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गई होगी। क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा तो आगे की जो टॉपिक्स हैं नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद।